ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हमारा थर्ड पार्ट विच इज एलसीआर सर्किट। ठीक है, एलसीआर सर्किट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता हो जानी चाहिए थी। नंबर वन, सर्किट्स तीन तरह के होते हैं एसी में। रेजिस्टिव में क्या होता है? नो लैग। ठीक है, यानी कि यहां पे वोल्टेज अगर V at t इज गिवन बाय V0 साइन ओमेगा t, तो हमारा करंट कैसा रहेगा? I at t विल आल्सो बी इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। यहां पे कोई लैग नहीं है। दैट ओमेगा t इज नोन एज द फेज डिफरेंस। अगर हमारा सर्किट कैपेसिटिव है, तो इस केस में क्या होता है? इसमें होता है दैट करंट लीड्स वोल्टेज। और कितना से लीड करता है बेटा? π/2 से। तो इसमें कैसा रहेगा? अगर हम वोल्टेज को लिखे V at t इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, तो हमारा I at t क्या हो जाता है? V0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। ठीक है ना, साइन 90 प्लस थीटा, विच कैन ऑल्सो बी नाउ, सॉरी पूरा गलत लिख रहा हूं, कहां गया वाज माय डस्टर? इट्स I0, 1 मिनट, सॉरी बेटा, V0 नहीं, I0, आई एम सॉरी। ठीक है, हियर द करंट विल बी लीडिंग एंड दिस विल बी इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/2। इसे हम लिख सकते हैं I0 cos ओमेगा t। ठीक है, एंड इफ यू हैव एन इंडक्टिव सर्किट, अगर आपका सर्किट इंडक्टिव है, सो व्हाट हैपेंस? यहां पे करंट लैग्स वोल्टेज बाय π/2। यानी कि यहां पे अगर आपका वोल्टेज V at t is given by V0 sin omega t, the current I at t will be given by I0 sin of omega t minus π/2, which is equal to negative of I0 cos omega t। ठीक है बच्चा, समझ में आया ये चीज? Yes, sir. अच्छा, यहां पे एक रिलेशन हमें मिलता है दैट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय V0 बाय I0। यहां पे इट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC गिवन बाय 1 बाय ओमेगा C, which is equal to 1 by 2 pi FC। ये कर चुके हो ना लास्ट क्लास में, कितने प्रॉब्लम्स किए। और यहाँ पे क्या होता है? XL गिवन बाय ओमेगा L। ठीक है, ये नॉलेज के साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम फंस जाएंगे। ठीक है, आइए। सो नाउ वी स्टार्ट व्हाट इज नोन एज LCR सर्किट। And in this LCR circuit, we will have all the three components in series with each other. So let's have a R, let's have a C, and let's have a L. ठीक है, तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया किस पे? ऐसे एक, और इसको हम कहते हैं V at t is given by V0 sin omega t। तो हमने क्या किया बेटा? हमने एक रेजिस्टर लिया, हमने एक कैपेसिटर लिया और एक इंडक्टर लिया, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया। और किस पे कनेक्ट किया? ऑल्टरनेटिंग सिग्नल में। और ऑल्टरनेटिंग सिग्नल हमारा जनरेट कर रहा है ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी गिवन बाय द साइनसॉइडल फंक्शन V at t is equal to V0 sin omega t। ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब सबसे पहले इन तीनों चीजों को देखिए। स्टेप नंबर 1, R, C and L are in series। ठीक है, they are in series। Do you get it? Yes. And if they are in series, so the same current flows through them, flows through each component with same phase difference। है ना, सीरीज में है, सीरीज में एक ही करंट तो जाएगा, एक ही करंट सब में से गुजर रहा है। और ये कैसे गुजर रहा है? ऐसा एक करंट है जो सब में से एक ही करंट जा रहा है और इसका फेज डिफरेंस सेम है। इतना आपको समझ में आया? जी।
ओके, वेरी गुड। और अब हम क्या करेंगे, हम इस करंट को निकालने की कोशिश करेंगे। आवर टास्क विल बी टू फाइंड दिस करंट, फाइंड दिस current's value, and the technique we will use is using phasors को यूज करके इस करंट के वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। आर यू रेडी? Yes, sir. चलिए, ठीक है, इस पोर्शन को मिटा लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, इसको मिटा दें। जी। ओके, आ जाओ। तो फेजर मेथड से सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते जाइए। ओके, तो पहला अपना क्या है कि सब में से all of them will have the same current passing through them, right? And this current we will be trying to find that current using phasors. So first of all, the first thing that I'd say, whatever current, एक चीज सोचो बेटा, ये साइन्यूसॉइडल वोल्टेज है, इसके लिए जो करंट गुजरेगा वो भी साइन्यूसॉइडल ही करंट होएगा, ठीक है ना। वो अभी +π/2 हो, प्लस कुछ और हो, कॉस में हो, अल्टीमेटली वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक साइन्यूसॉइडल या कॉस फंक्शन ही होगा। और हम कह रहे हैं कि सेम करंट इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, ठीक है, ग्रेड 10 नॉलेज। और इन तीनों से जो करंट गुजर रहा है ना, उनका फेज सेम रहता है, उनमें फेज में कोई चेंज नहीं रहता है, बिकॉज ये तीनों सीरीज में लगे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं उस करंट को ड्रॉ करता हूं, उस करंट का फेजर ड्रॉ करता हूं। ये है उस करंट का फेजर, ठीक है, ये समझ में आया आपको? दिस इज दैट करंट्स फेजर एंड आई नेम दिस फेजर एज OA। अच्छा, फेजर की लेंथ क्या होती थी? फेजर की लेंथ होती थी किसी भी सिग्नल के पीक वैल्यू का मेजरमेंट होता था, ठीक है ना। सो दिस फेजर इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग विच इज नोन एज I0। समझ में आया? अच्छा, एक काम कर लेते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस करंट, ओके, यूजिंग फेजर, और हम इस करंट को ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। चलो, I at t is given by I0 sin of ओमेगा t प्लस, मैंने एक यहां पे क्या करूं, एक डेल्टा डाल दिया यहाँ पे, π/2 नहीं डाला, मुझे नहीं पता ना अभी π/2 होएगा कि -π/2 होएगा कि क्या होएगा, हमको तो वो नहीं पता। हमने इसलिए यहाँ पे क्या डाल दिया, डेल्टा डाल दिया। डेल्टा डालते हम ये कह रहे हैं कि ये ब्लर, it might be due to the internet. I can see you also blur. Just wait for 1 minute. अब ठीक है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था बेटा, जो ये करंट है ना, जो गुजरेगा सबसे, वो करंट भी एक साइन्यूसॉइडल करंट होगा, और उस साइन्यूसॉइडल करंट का फंक्शन हमने ले लिया I0 sin of ओमेगा t प्लस डेल्टा, जहां ये डेल्टा जो है ना, इसको हमने कह दिया कि ये हमारा फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। अच्छा, क्यों आप इसको फेज डिफरेंस कहते हैं? बिकॉज ये है ओमेगा टी प्लस डेल्टा माइनस ओमेगा टी, तो आपको कितना मिलेगा, डेल्टा मिलेगा, तो डेल्टा आपका फेज डिफरेंस है। हैव यू अंडरस्टूड? ये समझ में आया? तो ये ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसका फेज, और इसका फेज है सिर्फ ओमेगा टी, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, डेल्टा आया। सो डेल्टा इज द फेज डिफरेंस, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा, π/2 होता है। इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होता है, π/2 होता है। रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। लेकिन हमने यहाँ पे RLC सर्किट बनाया है, हमें पता ही नहीं अभी फेज डिफरेंस क्या, हम उसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने पहले हम फेजर से इस करंट को निकालेंगे। ये करंट हमें चाहिए, व्हाट इज दिस डेल्टा और व्हाट, बिकॉज सी इन ऑर्डर टू नो दिस करंट, देखो हमने एक मनगढ़ंत इक्वेशन या एक्सप्रेशन ले लिया, थोड़ा समझो इस चीज को, ठीक है। हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, अब इस एक्सप्रेशन में हमें चाहिए क्या, हमें बेसिकली चाहिए कि इस I0 की वैल्यू क्या होगी और इस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। ओमेगा और टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो हमें हमारे वोल्टेज के इनपुट से ही पता है ओमेगा और टी क्या रहेगा। हमें ये दो चाहिए बेसिकली, इसी की तलाश में हम निकले हैं। तो हमने क्या बनाया, हमने एक फेजर बनाया जहां OA क्या कर रहा है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट को दिखा रहा है, ठीक है।
जी, Now come. If OA is representing the peak value, do you agree with me? Let us first tackle the resistance. एक एक करके टैकल करते हैं. रेजिस्टेंस को टैकल करो. अब यहां पे ध्यान दो, नहीं तो मजा नहीं आएगा. रेजिस्टेंस को टैकल करते हैं. रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फर्क होता है? नहीं, नहीं फर्क होता है. तो हमने क्या कहा कि वोल्टेज, उसका जो वोल्टेज वाला फेजर है ना, रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज वाला फेजर है, देखो रेजिस्टेंस से भी कोई एक करंट गुजर रहा है. डू यू एग्री? वी से दैट पर्टिकुलर फेजर व्हिच इज गोइंग, ये है वोल्टेज फेजर व्हिच इज गोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस. मैंने इसको नाम दे दिया VOR. दिस इज द वोल्टेज, लिख लो आप, दिस इज द वोल्टेज व्हिच इज गोइंग थ्रू द, दिस इज द वोल्टेज व्हिच इज गोइंग थ्रू द peak value of the voltage which is going through the resistor. ठीक है. सो OB ये लिख सकते हैं. OA क्या है? OA is करंट फेजर. करंट फेजर किससे गुजर रहा है? तीनों से गुजर रहा है. करंट फेजर फॉर ऑल थ्री, that is R, L and C. OB क्या है? OB हमारा है वोल्टेज फेजर. वोल्टेज फेजर फॉर रेजिस्टेंस. ठीक है, फॉर रेजिस्टेंस. एंड VOR is the peak value. VOR is the peak value. And this will always have no lag with I0. क्लियर बच्चा? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? देखो, जी, ठीक है. तो हमने इसको टैकल कर लिया, रेजिस्टर को टैकल कर लिया. ठीक है. अच्छा, एक चीज जो यहां प्रॉब्लम क्या है पता है? डीसी सर्किट में आपको अगर ये 10 वोल्ट दे देना, देखो अगर डीसी सर्किट में आपको ये 10 वोल्ट दे दे, इन तीनों को जोड़ने से वोल्टेज आपको 10 आना ही पड़ेगा. V = V1 + V2 + V3. Whereas this will not be the case in the case of AC. AC में वेक्टर सम होएगा इसमें, जबकि वोल्टेज खुद तो वेक्टर नहीं है पर वेक्टर सम होएगा. ठीक है. आ जाओ. अब ध्यान दो संजीवनी. चलो अब हम बनाएंगे किसका फेजर? अब हम बनाएंगे द फेजर फॉर द वोल्टेज which is passing through the capacitor. चलो कॉन्सेंट्रेट करो. आओ, कैपेसिटर के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है? कैपेसिटर के केस में लीड, हाँ, लीड लैग का क्या केस होता है कैपेसिटर के केस में? मैंने कहा था ना, इंडक्टर L है, उसी में लैग होता है. तो कैपेसिटर में लीड है ना. कौन लीड करता है? इसमें करंट लीड करता है. करंट लीड करता है. कितने से लीड करता है? π/2 से करंट लीड करता है. करंट लीड कर रहा है π/2 से. तो क्या मैं ऐसे बनाने से ठीक रहेगा? करंट लीड करना चाहिए ना. तो मान लो मैंने ऐसे बना दिया. एक यहां पे क्या लिखो? OA. इसको मैं लिख देता हूं VOC. VOC इज द वोल्टेज फेजर. ठीक है. इसको हमने VOC दे दिया और इसको मैंने पॉइंट D दे दिया. ठीक है, पॉइंट D दे दिया. पता है ना इसको 90 डिग्री पे क्यों लाया? क्योंकि ये उसका वोल्टेज है, उसका करंट उसको 90 से लीड कर रहा है. ठीक है. सो वी से OD हमारा क्या है? वोल्टेज फेजर. वोल्टेज फेजर फॉर कैपेसिटर. एंड VOC इज द पीक वैल्यू. पीक वैल्यू कैसे हमें समझ में आया? भाई फेजर है, फेजर पीक वैल्यू ही रिप्रेजेंट करता है. और यहां हम लिखेंगे लैग्स. वोल्टेज जो है वो लैग्स करंट बाय π/2, और यू कैन से करंट लीड्स बाय π/2. यहां कंफ्यूज मत हो जाना. हाँ, हम हमेशा करंट से देखते हैं. क्लियर? आइए, अब कैपेसिटर का भी हो गया. ठीक है.
अब कौन बचा? इंडक्टर बचा। पहले इंडक्टर का रिलेशन बताओ। इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है? लैग होता है। कौन लैग होता है? करंट। करंट लैग होता है। माने अभी करंट पीछे आएगा तो आपको नहीं लगता है बिल्कुल इसके साथ साथ इंडक्टर का वोल्टेज जाना चाहिए? और मैंने जानबूझ के यहाँ पे छोटा इंडक्टर का वोल्टेज बनाया। मुझे नहीं पता छोटा होगा कि बड़ा होगा, मैंने जानबूझ के बनाया। आप चाहो तो आप इसको बड़ा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने इसे VOL लिखा और इसे मैंने A लिख दिया। तो मैं यहां लिखता हूं OA क्या है? OA इज माय वोल्टेज फेजर, वोल्टेज फेजर फॉर इंडक्टर, इंडक्टर where VOL is my peak value and lags, इस बार क्या करेगा? लैग नहीं करेगा, इस बार लीड करेगा। लीड्स करंट by pi by 2, or you can say current lags by pi by 2। बेटा ये कुछ नहीं, जो हमने अब तक पढ़ा उसी ड्राइंग को किया यहां पे अब तक, ठीक है? जी। अच्छा, एक छोटा सा एंगल यहां बना रहा हूं, अगर आपको आपत्ति है तो बोलिएगा मुझे। जरा देखिए तो ओरिजिनली हमने क्या सपोज किया था? that the current is actually having a relation I naught sin omega t plus delta। that means ये जो एंगल है इसे मैं क्या लिखूं? ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिख सकता हूं ना। द करंट इज एट ओमेगा टी प्लस डेल्टा, राइट? ऐसा ही तो फेजर होता है ना। फेजर टी टाइम पे कितना मूव किया? ओमेगा टी प्लस डेल्टा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इस बार थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा, बस उतना मूव किया। समझ में आया? यस। क्लियर? अब देखो, अब गौर करो आप VOL और VOC के बीच में, ठीक है मैडम? देखिए, अब देखिए, अब जो द ओवरऑल वोल्टेज को देखने की कोशिश करते हैं। VOL एक वेक्टर है, VOC एक वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के 180 अपार्ट है, राइट? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? मेरे डायग्राम में मैंने VOC को बढ़ा लिया है, आप इसको भी बढ़ा ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं। हमने इसको बढ़ा लिया तो यहां में से इतना सा पोर्शन कट जाएगा, करेक्ट है ना? देखो, इधर 5 न्यूटन से खींच रहे हो, उधर 2 न्यूटन से खींच रहे हो, रिजल्टेंट क्या है? इधर 3 न्यूटन से खींच रहे हो, ठीक है? तो मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, देखो पहले, फटाक से कॉपी मत करो, पहले देखो। मैं ये रिजल्टेंट वेक्टर बनाता हूं, ठीक है? यहीं से दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, दिस मच, एंड आई कॉल दिस एज VOC minus VOL। डू यू एग्री और नॉट? यस। ठीक है? और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं E, ठीक है? इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं E। अब अपने मन से धीरे धीरे VOL और VOC को गायब कर दो। मैंने गायब नहीं किया, पर आप गायब कर दो अपने मन से। कौन से गायब कर दोगे? ये काला वाला गायब हो जाएगा, ये काला वाला गायब हो गया, इन दोनों का मिश्रण आ गया, ये ब्लू वाला, ठीक है ना? तो यहां पे लिख लें। कहां पे लिखें? यहां इस साइड पे लिखते हैं, ठीक है? यहां लिखते हैं OE इज रिजल्टेंट ऑफ VOC एंड VOL। तो इसको हम क्या लिखेंगे? VOC माइनस VOL। मैंने ऐसे लिखा क्योंकि मेरे लिए VOC बड़ा था, ठीक है? देख बच्चा, किसी भी सर्किट में करंट निकालने के लिए तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए ओवरऑल वोल्टेज कितना है डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है? जी। अब सोचो, सोचो, मुझे देखो, आप ओम्स लॉ जानते हो? ओम्स लॉ हमें I और V के बीच में रिलेशन देता है। V बाई आई इक्वल टू R, यानी कि I हो जाता है V बाई R। हमें तो बेसिकली इस सर्किट का करंट चाहिए ना, तो इसका करंट क्या होगा? वोल्टेज बाई R। इसका भी कोई, इन तीन, ये भी रेजिस्टेंस देता है, हमने पढ़ा, ये भी एक रेजिस्टेंस देता है, रिएक्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस देता है, इंडक्टेंस। इन तीनों का मिलके भी तो कोई एक रेजिस्टेंस होगा, होना ही पड़ेगा,
है ना। आपने इसको सीरीज अकेले लगाया तो रेजिस्टेंस, अकेले लगाया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अकेले लगाया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो तीनों को मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो भाई साहब रेजिस्टेंस होगा ना। उसको निकाल, उसको मान लो हमारे पास वो वैल्यू है, और इस पर्टिकुलर सर्किट में आप छोड़ रहे हो वी नॉट साइन ओमेगा टी, पर आपके बच्चे टोटली अलग अलग टाइप के हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर्किट में वी नॉट साइन ओमेगा टी दौड़ेगा, कुछ और एक दौड़ेगा, कुछ अलग एक वोल्टेज दौड़ेगा। अगर वो वोल्टेज हमें मिल जाए और इन तीनों का रेजिस्टेंस कंबाइन इफेक्ट मिल जाए, डिवाइड करने से हमें करंट मिल जाएगा ना, बस और कुछ नहीं करना है, हम उसी की तलाश में हैं अभी। और इन तीनों में से क्या वोल्टेज जा रहा है? सर अगर ये डीसी सर्किट होता तो इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज प्लस करने से ये हो जाना चाहिए था, पर ये डीसी सर्किट नहीं है। अब हम इसके वोल्टेज, इसके वोल्टेज, इसके वोल्टेज को वेक्टर प्लस करेंगे। और अभी अभी आपने क्या किया, ये ब्लू कलर वाला, आपने इन दोनों को वेक्टर प्लस किया। अब आपको इसके साथ इस काले वाले का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। निकालें हम लोग इसको, चलो आइए, इस काले वाले का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए, तो इसके साथ इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से करते हैं, टक टक टक, ठीक है। और यहां से इसको यहां पे जोड़ते हैं, देखो तो आप इतना कर लो, जोड़ लो, और फिर इसका डायगोनल हमें क्या देगा, इसका डायगोनल ही तो हमें देगा रिजल्टेंट, ठीक है। और डायगोनल को ले आओ आप, और इस पॉइंट को, ठीक है, ये डायगोनल देखो, और इस पॉइंट को कुछ एक नाम देना होगा, ए बी सी डी ई, चलो इसको हम एफ नाम दे देते हैं, एफ, ठीक है। अब ये जो रेड कलर वाला दिख रहा है ना बेटा, दिस इज नाउ रिप्रेजेंटेड बाय वी नॉट, दिस इज द वी नॉट ऑफ योर इनपुट सिग्नल, गॉट इट, दिस इज द वी नॉट। इफ दैट इज द वी नॉट, देन विद द हॉरिजॉन्टल, ये जो हमारे इस टाइम एक्सिस के साथ ये जो बना रहा है, ये एंगल, अभी ब्लैक वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज का सिग्नल क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज फेजर है, वोल्टेज ओमेगा टी पे है। इतना समझ में आया? यस यस। और अगर ये ओमेगा टी है, तो ये जो इतना सा पोर्शन एक्स्ट्रा ऊपर जा रहा है, वो कुछ और नहीं, वही डेल्टा है। हाँ, क्यों, ओके, ओरिजिनली माई आई नॉट इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। और मैंने ये रेड वाले को ओमेगा टी पे लिया, तो ये बाकी वाला पोर्शन डेल्टा है ना, गॉट इट, ये डेल्टा है, ठीक है। थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा अभी ये साइड, इसको मिटा सकते हैं अभी, अच्छा। OE को निकाल के रखिएगा, OE की वैल्यू थोड़ा हमारे लिए जरूरी है, तो मैं इसको मिटाता हूं और थोड़ा ऐसे लिखता हूं, जरा देखो तो, मेरा ये वाला साइड है बेटा, ये वाला जो साइड है ना, ये है VOC माइनस VOL, एग्रीड, ठीक है। यही तो, ये इसी का ही तो प्रोजेक्शन है ना। चल, अब तेरे को ना ये सब बड़ा करके ड्रॉ करते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, जैसे एंगल हमारे थे। अब देखो, ये मुझे देख लो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, नहीं तो तुम्हें बाद में समझ में आएगा। ये है B, ये है O, OB का मतलब क्या है, VOR, मैंने VOR ड्रॉ किया, समझ में आया बेटा, समझ में आया, मैंने सिर्फ VOR ड्रॉ किया। इसके बाद मेरे पास क्या है, इसके बाद मेरे पास ब्लू कलर से बिल्कुल 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज ये इसके साथ 90, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे मेरे पास
ये वाला है, बिल्कुल 90 डिग्री पे ये वाला है। और यहां पे मैं किस पॉइंट पे आया, मैं F पॉइंट पे आया, और ये है मेरा VOC माइनस VOL। क्या इतना समझ में आया? जी। और यहां से यहां तक ये है मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज, और इसको मैंने कहा V0। समझ में आया? यस। बहुत अच्छा। आपके लिए बना के रखता हूं, वैसे मुझे बनाने का शौक तो था नहीं, पर फिर भी आप नहीं तो बुरा मान जाएंगे, तो आपके लिए ये रेफरेंस हॉरिजॉन्टल बना के रख देता हूं आपके लिए सिर्फ। और मैं कहता हूं कि ये एंगल है ओमेगा टी और ये एंगल है डेल्टा। अब क्लियर है? और करंट इसी पे ही ऐसे है, आई नॉट यहां पे ही है, चाहो तो ले लो भाई, यहीं पे कहीं आई नॉट है। ओके, दिस इज योर आई नॉट और ये है ए। समझ में आया? एक मिनट, आई नॉट जो है ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आर्म से आया है, देखो तो यही वाला आई नॉट है ना, ये अब क्लियर है मैडम? आर यू क्लियर? नाउ लुक एट द hodgepodge diagram once again. This angle is 90 degree, then as per vector this also should be 90 na. So this is 90. So can I say that triangle OBF is right angle triangle? कोई आपत्ति है आपको मैडम जी? कोई आपत्ति? ओके। एंड व्हाट इज VO? VO इज द नेट रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा लिख लेते हैं। तो हमारा यहां पे OE था, OE इज इक्वल टू VOC माइनस VOL, एंड वी नाउ एट लास्ट गॉट OF. OF is equal to resultant of VOR and VOC minus VOL. जरा इसको एब्जॉर्ब करो तो, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ VOR एंड VOC। अग्री? चलो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो VO को क्या लिख सकता हूं मैडम? VO को लिख सकता हूं VO स्क्वायर इज इक्वल टू VOR स्क्वायर प्लस VOC माइनस VOL होल स्क्वायर। लिख सकता हूं? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो दिस इज, अभी आप समझो चीजें क्या है। दिस इज द वोल्टेज, VOR is the peak value of the voltage through the resistance, VOC is through the capacitor, and VOL is through the inductor. But my one question is, since the three items are connected in series, therefore it is the same current that is running across all of them. Now look, the voltage through the resistor is given by the current through the resistor into the value of the resistor, Ohm's law, V by I equal to R. तो अगर वही लॉ यहां पे लगाए तो इस जगह पे क्या लिख सकते हैं? द करंट थ्रू द रेजिस्टर मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर, सिंस दिस इज अ स्क्वायर, सो द करंट स्क्वायर इनटू द रेजिस्टर स्क्वायर। एग्रीड? So what about the voltage through the capacitor peak value? It will be given by जरा इसका ऐसे इसका एक्सप्रेशन बोलो तो देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। What about the peak value of voltage through the capacitor? हमेशा ओम्स लॉ याद रखो, V by I equal to R, so V should be equal to IR. हाँ, तो यहाँ पे I क्या होगा? I तो एक ही दौड़ रहा है ना सबसे, I नॉट, ठीक है, I नॉट। और फिर इसमें R तो नहीं होगा क्योंकि ये कैपेसिटर है,
तो इसका क्या होगा, XC होगा, हाँ, इसका XC होगा, है ना, समझ में आया। जी। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा I0 XL स्क्वायर हो जाएगा। अब ये चीज समझ में आया, राइट। अगर मैं यहां से देखूं अभी तो यहां पे I0 स्क्वायर R हो गया। बेटा इस I0 को कॉमन लेने से हम एक I0 स्क्वायर को अल्टीमेटली इस स्क्वायर के अंदर घुसा सकते हैं, बात तो एक ही होगी हमारी। Are you understanding what I am trying to say? Yes. So I take out the I0 square from here and I make it XC minus XL whole square. जी। Now take both the I0 square common and bring them out here. V0 square by I0 square, right, is given by ये R square होगा, R square plus XC minus XL whole square. Do you get it? ठीक है, जी। अच्छा, यहां से रूट्स लेना स्टार्ट करते हैं। V0 by I0 इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा? जी सर। अब I0 को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। I0 यहां चला गया तो कुछ ऐसा बना, ऐसा बना, जी। हो गया। अब जरा रेजिस्टर की कहानी देखो, रेजिस्टर की कहानी देखो। ये जो मैंने लिख के रखा था, यहां पे I0 को लिखूं तो कैसा रहता है, I0 इज ऑलवेज VOR डिवाइडेड बाय अ क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो हमारा क्वांटिटी आया ना बेटा, ये जो क्वांटिटी आया है, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। इसको हम आगे कहते हैं, ये पूरा क्वांटिटी एक तरह का, दिस इज द net resistance that is applied by RLC in series, and I say that this is V0 by the letter Z, और Z का नाम होता है impedance, impedance of the circuit। आप रेजिस्टेंस नहीं बोलते हो, इसका एक नया नाम आ जाता है और वो नया नाम होता है impedance। What is impedance? Impedance is the combined resistance offered by the R, the L and the C when they are connected in an AC circuit। ठीक है, I0 की वैल्यू आ गई अभी हमें V0 पता ही है। देखो निकालने क्या गए थे बेटा, आपको I0 चाहिए था, आपको I0 की वैल्यू आ गई, V0 आपको पता है फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, और Z की वैल्यू क्या होती है, Z इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। आ जाओ जरा देखो तो Z की वैल्यू क्या हो गई, Z इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। समझ में आया? जी सर। क्लियर? तो एक तो चीज निकल गया भाई साहब, दो चीज की तलाश में निकले थे, एक I0 की तलाश में निकले थे, एक डेल्टा की तलाश में निकले थे। I0 तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें डेल्टा चाहिए। सही बात है, आ जाओ जरा इस एक्सप्रेशन को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, कहां मिटाऊं, चलो थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan ऑफ डेल्टा लेने की कोशिश करो तो बेटा tan डेल्टा ऑपोजिट साइड बाय क्या होता है, tan एडजेसेंट साइड, यानी कि हो जाएगा VOC माइनस VOL डिवाइडेड बाय VOR। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? जी सर। अच्छा, ये VOC VOL इन सब चीजों को हमें गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब करें? VOC को क्या लिख सकते हैं बेटा, VOC को लिखने का टेक्निक है IOXC लिख सकते हैं। तो इसको I0 कॉमन ले लेते हैं, XC माइनस XL डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या लिख दूं, यहां पे R लिख दूं और यहां पे एक I0 लिखूं। देखो तो ये चीज समझ में आया क्या? ये यहीं से तो गया। तो I और I को काट दे, I0 और I0 को काट दे। ठीक है,
यहां से शुरू होती है एक और नई कहानी, ठीक है। और वो नई कहानी कुछ ऐसा है कि इसी ट्रायंगल को हम एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इसी ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया था ना, बिल्कुल उसी ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे और थोड़े से अलग टेक्निक में ड्रॉ करते हैं अभी। अब मैं और वो सब ड्रॉ नहीं करूंगा, हाँ, जो कहते हैं बेस और वो सब ड्रॉ नहीं करने वाले हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा। हमने tan डेल्टा को किस ट्रायंगल से डिफाइन किया बेटा? इस ट्रायंगल से डिफाइन किया। देखो मेरी तरफ देखो, tan डेल्टा को किससे डिफाइन किया? इस ट्रायंगल से डिफाइन किया। जाके रिलेशन क्या आ गया? XC माइनस XL बाई R। अरे भाई साहब, tan डेल्टा जब आप लेते हो, डेल्टा में तो ट्रायंगल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, साइन एंड ऑल आर ए रेशियो। डू यू एग्री? है ना? जरा 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 मन की बात देखो, अगर ऐसा कोई ट्रायंगल होता तो भी तो tan डेल्टा की वैल्यू वही आती ना, आती कि नहीं आती? तो हमें अभी tan डेल्टा की वैल्यू अल्टीमेटली ये सब VOR VOC हमको होने से मुश्किल है बेटा, ये सारे वैल्यूज हमें नहीं पता, पर हम XL कैलकुलेट कर सकते हैं, XC कैलकुलेट कर सकते हैं, R कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें सर्किट में दिया हुआ है। तो ये अगर tan, तो अब हम सोचते हैं कि tan डेल्टा एक ऐसा भी तो ट्रायंगल होगा ना, डेल्टा, और इसको क्या ले लो, इसको हमने ले लिया अपना 90 डिग्री सेम, तो ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ऑपोजिट में मैं ये लिख लूं XC माइनस XL, और यहां पे कितना लिखूं? यहां पे R लिख लूं। ठीक है, तो बात है ना, tan का वैल्यू क्या होता है? ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट। और ये वाला वैल्यू क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। और ये क्या है? यही तो इंपीडेंस है, इसी को कहते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल, आप इंपीडेंस ट्रायंगल बना के सारा चीज निकाल सकते हैं। अब डेल्टा निकल जाएगा बेटा? जी सर। अब एक मिनट लास्ट देख लो, मैं आपको कॉपी करने का पूरा मौका दूंगा। देखो एक चीज बताता हूं और फिर आपको कॉपी करने का पूरा मौका है, ठीक है? आजा, राइट हो, चले। देखो हमने शुरू किया था, इनपुट सिग्नल दिया था V एट t इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। ये हम इनपुट दे रहे हैं, किसको? ये इनपुट हम दे रहे हैं एक पर्टिकुलर सिग्नल, हमें ओमेगा पता रहेगा, है ना, और हमें V0 का वैल्यू भी पता रहेगा, पीक वैल्यू है। तो ये हम इसमें कैसे मेजर करोगे? वोल्टमीटर लगा दो, RMS आ गया, RMS से पीक वैल्यू आप अल्टीमेटली निकाल सकते हो, √2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। हमने कहा कि हमारा सर्किट तो LCR सर्किट है, तो उसका करंट का जो डेफिनेशन होगा, हमने उसको नाम दे दिया I0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा। हमें नहीं पता ये डेल्टा क्या है, तो यहां से हमने क्या देखा, इस चीज को अगर पता करना है तो I0 की वैल्यू चाहिए और डेल्टा की वैल्यू चाहिए। I0 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इस एक्सप्रेशन से, इससे हमने I0 निकाल लिया है, इस एक्सप्रेशन से हमने I0 निकाल लिया है। यू आर ओके विथ मी? यस। और डेल्टा को हमने इस एक्सप्रेशन से निकाल लिया है, हमारा काम तो हो गया। लेकिन एक सवाल आता है, सर आपने एक मनगढ़ंत बात ले ली थी कि VOC को बड़ा लिया था और इसको छोटा लिया था, ऐसा करने पे आपका डेल्टा ऊपर आया, समझ में आ रहा है? अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि VOC छोटा था और ये बड़ा था, तब ओवरऑल यहां पे आता, तो उस वक्त क्या हो जाता? उस वक्त आपका वोल्टेज करंट से आगे आ जाता। यस। So the circuit that we have considered and made
Finally, looking at this diagram, look at this diagram. The I naught is the overall current. This is the overall current, and this is the red is the overall voltage. Can I say that in this case, current leads voltage by डेल्टा हमारे इस केस में? जी और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपके सर्किट में कैपेसिटर का दम ज्यादा था. यू हैड ए मोर कैपेसिटिव सर्किट. तो ये केस में हमारा सर्किट जो था ना, वो कैपेसिटिव सर्किट था. इट इज मोर कैपेसिटिव. देखो, रेजिस्टर बड़ा प्यारा चीज है, रेजिस्टर कोई तकलीफ नहीं देगा, लेकिन आपका कैपेसिटर में दम ज्यादा था, और दम ज्यादा रहने के कारण क्या हो गया, आपका ओवरऑल करंट जो है लीड करना शुरू कर दिया. अब अपने ही मन पे लगाओ, देखो संजीवनी, अपने ही मन पे लगाओ, आप इसको बड़ा करो और इसको छोटा करो, देन व्हाट विल हैपन? इट विल नॉट बी VOC माइनस VOL, इट विल बी VOL माइनस VOC. इस साइड आएगा, और ये रेड तुम्हें यहां जो दिख रहा है ना, वो रेड यहां आता, तो योर करंट वुड हैव लैग्ड द वोल्टेज. ठीक है ना? तो हम यहां पे कहेंगे कि करंट लैग्स वोल्टेज बाय डेल्टा इन इंडक्टिव सर्किट. अगर आपका सर्किट इंडक्टिव ज्यादा है तो उसमें करंट लैग कर जाएगा वोल्टेज से, और उस वक्त आपका डेफिनेशन कैसा आएगा? उस वक्त आपका डेफिनेशन हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा. माइनस डेल्टा हो जाएगा. समझ में आया? यस ठीक है. तो मुझे 2-3 चीजें बताइए. क्या आपने इंपिडेंस के बारे में समझा? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपिडेंस? इंपिडेंस इज द नेट ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय ऑल थ्री. और जब आपको क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको और ये ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, आप सिर्फ इंपिडेंस ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि यू नो द वैल्यू ऑफ दिस, यू नो द वैल्यू ऑफ दिस, यू नो द वैल्यू ऑफ दिस, एंड यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा. ठीक है? एक और रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसके बारे में आज ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, अगले क्लास में करेंगे. उस रेशियो को हम कहते हैं कॉस ऑफ डेल्टा. कॉस डेल्टा कितना आएगा जरा देखो तो. कॉस डेल्टा आता है हमारा एडजेसेंट साइड. कॉस डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. तो हमारा एडजेसेंट साइड कौन सा है? R. हाइपोटेन्यूज क्या है? Z. इस कॉस डेल्टा का नाम होता है पावर फैक्टर. ये अगले सेक्शन में बात करेंगे, अगले मतलब 1-2 क्लास बाद बात करेंगे, अभी नहीं. इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं, कॉस डेल्टा. इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस आएगी. ठीक है? जी नाउ अब एक और काम हम कर सकते हैं. ये वाला पोर्शन मिटाएं थोड़ा सा, जी बीच वाला. ठीक है? ये वाला पोर्शन मिटाते हैं थोड़ा सा, ये पोर्शन मिटाता हूं. हाँ, अब जरा अपना सर्किट को दोबारा देखो. सर्किट को देखते हैं. सर्किट हमारा ऐसा था, रेजिस्टर था, कैपेसिटर था, इंडक्टर था, और हमने इसको ऑल्टरनेटिंग सोर्स पे लगा दिया था ये. और ये था V at t is equal to V naught sin omega t, and this was your R, this was your C, this was your L. ठीक है? अब आप एक और काम कर सकते हो. आप क्या करो, आप यहां पे वोल्टमीटर लगा दो, बाहर से लाके इस जगह पे ऐसे वोल्टमीटर लगा दो. यू कैन स्टिल मेजर. आप कहते हो सर ये सब करने का तामझाम जरूरत ही क्या है, हमारे पास तो वोल्टमीटर मिलता है. वी कैन फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर. लगा दो वोल्टमीटर. तो कौन सा वोल्टेज मेजर कर रहे हो? RMS वैल्यू मेजर कर रहे हो. सो वी से let VR, यहां पे VR be the RMS value of the voltage across the resistor. This will be given by what? V is equal to IR हमेशा. So this will be given by IR into R. What is VR? This is RMS. This is also RMS.
सर आई आर कैसे पता चला आपको? अरे भाई साहब एमीटर लगा दिया, यहाँ पे आई आर पता चल गया। ये तो हमने मेहनत किया पूरा। मॉडर्न जमाने में काम करेंगे तो कैसे करेंगे? वोल्ट मीटर लगा दो, मिल गया। अच्छा, ऐसे ही अगर हम वी आर निकाला, हम वी सी भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ये कैसा हो जाएगा? दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर गिवन बाय आई आर, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ द सर्किट इनटू एक्ससी। कैपेसिटर का अपना रेजिस्टेंस इज ऑलवेज एक्ससी, ठीक है, क्लियर है। और एक और हमें मिल जाएगा V अक्रॉस द इंडक्टर, VL, ये VL है। VL की वैल्यू, VL का मतलब है RMS वैल्यू, तो इसकी RMS वैल्यू क्या हो जाएगी? IR, यानी कि I की RMS वैल्यू इंटू XL। इसे ऐसे लिख सकते हैं IR इंटू 1/ωc, और इसे लिख सकते हैं IR इंटू 1/ω, सॉरी IR इंटू ωL लिख सकता हूं। ये चीज अब्सॉर्ब हुआ कि नहीं जरा देखो। ये हम सिर्फ आरएमएस के टर्म्स में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और अगर हम करेक्ट है, अगर हमारा ये जो पूरा मैथमेटिक्स किया ये अगर करेक्ट है, तो यार एक वोल्ट मीटर और लाके यहां भी मेजर कर लेना यहां पे, तो ये क्या मिलेगा? वी आरएमएस जो आप सप्लाई कर रहे हो, तो उसको भी एक नाम दे देते हैं वी आरएमएस, मतलब वी आर, दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सप्लाइड वोल्टेज। एंड यू नो, एक मिनट, you know that the RMS value of the supplied voltage is actually vector sum of all of these three things. So ultimately what you should get from here, you should be able to get VR is equal to, V के टर्म्स में हम देख रहे हैं, ओके। V को जब इसमें we are not taking it in terms of what you call XL and XC. VR is, और इसको VR नाम दे, VR नाम करेक्ट नहीं रहेगा, हम इसको क्या नाम दे? VR होने से रेजिस्टेंस का नाम आ जाएगा ना, इसको कहते हैं VRMS। रुक जाओ, VRMS जो आप सप्लाई कर रहे हो, योर VRMS कैन बी नाउ द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज थ्री वोल्टेज। देखो ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को आप कितने तरीके से देख सकते हो। वही डेल्टा वही फेज में आ रहा है, इसको अगर मैंने VRMS माना, अच्छा कैसे बताऊं, रुको बेटा, डेल्टा से राइट ट्रायंगल बना के इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया ना, वैसे ही डेल्टा से एक वोल्टेज ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ये भी तो फेजर है ना। तो वो वोल्टेज ट्रायंगल में ये वाला वोल्टेज क्या होगा? ये है VRMS, हम इस बार RMS में बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये है VR, और ये फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VC माइनस VL। ये सब RMS की मान बात करेंगे तो VRMS will be equal to, ये हाइपोटेन्यूज है ना, so it will be VR square plus VC minus VL whole square. Did you understand the last part? Yes. If you just give me 2 minutes, again on rough I am drawing, you basically have made another right angle triangle. Same with delta, where this is given by VR, this is your VRMS, and this is your VC minus VL. The same thing. इस ट्रायंगल का साइज इससे बड़ा या छोटा हो सकता है, वो अलग बात है। अब इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, सर मैं कौन सा लिखूं कौन सा नहीं लिखूं, प्रॉब्लम में क्या लिखूं, कौन सा आएगा मुझे नहीं पता, गड़बड़ ना हो जाए। तो जरा इस पोर्शन को मिटाऊं आपका अगर हुआ तो, ठीक है। आइए कुछ सैलिएंट बातें लिख लेते हैं, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ। एंड ऑफ द डे कहानी विल बॉयल डाउन टू वन ट्राइंगल। कहानी बॉइल्स डाउन टू वन ट्राइंगल विथ a 90 हियर, ठीक है। नाउ यू मेक दिस ट्राइंगल। अगर ये रेजिस्टेंस है तो ये क्या है? ये है XC माइनस XL, ये है Z। समझ में आया? जी। आ जाओ।
अगर हम रेजिस्टेंस की भाषा नहीं देख के इसको हम देखें Vrms, ये रिजल्टेंट है ना, तो ये है वोल्टेज VR इज ऑल्सो RMS, बट ये रेजिस्टर का, और ये हो गया VC माइनस VL, ये भी बेटा RMS ही है, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम दे दिया कि डेल्टा निकालो। अब देखो डेल्टा निकालने के कितने रास्ते, tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। tan डेल्टा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R, ये एक वैल्यू लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू VC माइनस VL डिवाइडेड बाय VR, ये भी देख सकते हैं। ये सब मेजरेबल है ना, प्रॉब्लम क्या है आपको, ठीक है, ये देख सकते हैं। अच्छा, हमारी एक और बात थी आई नॉट निकालने की बात। आई नॉट कैसे निकाले, क्लास 10 याद रखिए हमेशा, V बाय आई इक्वल टू R, यानी कि करंट हमेशा होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। आप 10th पे नहीं हो तो आप V नॉट के बाद V नॉट डालोगे, R की जगह Z डालोगे। सर Z नहीं पता, ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल को देखोगे तो Z समझ में आ जाएगा, पाइथागोरस लगा दो, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, रटने वाली कोई बात ही नहीं है, अगर आपको समझ में आया तो आ गया। मोटा मोटी घूम फिर के ये फॉर्मूलास काम में आएंगे आपको, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दिस दैट आई हैड टू से। And finally you have to give me an answer, sir, overall does the voltage current lag or the current lead? That comes very easily. If your current circuit is a capacitive circuit, then you will always get that the current is leading, है ना। तो अगर आपका करंट का वैल्यू लीड आ गया तो आप बोलोगे the overall circuit behaves as a capacitive circuit, and if you find that the current is lagging, then the overall circuit behaves as an inductive circuit, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात सुनो और फिर छोड़ूंगा आपको। अगर आप प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो तो बड़ा सुंदर हो जाता है, जैसा वोल्टेज जा रहा है वैसा ही करंट जाता है, ऐसे घूम रहा है दोनों का फेजर। लेकिन आज हमारा क्या हो गया, वोल्टेज से करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना। इसलिए हमारा सर्किट क्या है, कैपेसिटिव सर्किट है। और अगर हमारा सर्किट क्या हो जाता था बेटा, इंडक्टिव सर्किट है, तो वोल्टेज आगे रहता था और करंट पीछे रहता था, ऐसे। हम चाहते हैं कि ये कांड ना हो और दोनों एक साथ चले। यूजुअली आप क्या पाओगे, आपको क्या आएगा, यहां पे देखो पावर फैक्टर जो हमने यहां पे लिखाया था ना, पावर फैक्टर डेल्टा, इस डेल्टा को अगर 1 करना है, डेल्टा को 1 करना है, कॉस क्या वैल्यू 1 होता है बेटा, 0 या फिर 0। हाँ, यानी कि आपको अगर पावर फैक्टर, ये बहुत बड़ा लॉस है गवर्नमेंट के लिए जो आपको सप्लाई देता है ना। अभी आपके घर में पावर फैक्टर कितना होगा, अराउंड 0.96। गवर्नमेंट वांट्स इट टू बी 1, पर आपका नहीं तो पावर लॉस होता है, गवर्नमेंट को बिलिंग में लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट वांट्स इट टू बी 1, लेकिन आप मेजर करके देखो 0.8 0.85 आएगा, यानी कि आपका कॉस्ट तो 0 नहीं हो रहा है। मतलब कैसा है। और अगर आप मुझे पूछोगे सर रोजमर्रा की जिंदगी में सर्किट कैपेसिटिव होता है कि इंडक्टिव, नहीं बेटा इंडक्टिव होता है। सर्किट ऐसे बन के बैठा है आपके घर का, सबके घर का। हमारी पावर फैक्टर 1 नहीं है, पर गवर्नमेंट वांट्स इट टू बी 1, तो गवर्नमेंट को मैक्सिमम बिलिंग आता है। बिकॉज लेटर यू विल फाइंड पावर का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, VI, P इज इक्वल टू VI। AC करंट में इट इज VI cos phi, cos delta. So in order to make it maximum, cos delta should be 1. And if you want to make cos delta 1, you cannot afford this difference. ये difference afford नहीं कर सकते हो। तो आप, और मैंने कहा ये difference में हमेशा current lag करता है। आपको current lead करवाना पड़ेगा, current lead करवाना पड़ेगा, तो आपके घर में extra capacitor add करना पड़ेगा ताकि ये lead करके 0 पे आ जाए। इसीलिए अगर आप यूएस वगैरह में देखेंगे तो वहां रास्ते में यो बड़े बड़े कैपेसिटर्स लटकते रहते हैं पोल्स पे।
ताकि आपका RLC सर्किट में जितना हो सके, सर्किट RLC है, यू कैन नॉट अवॉइड एन RLC सर्किट, बट यू कैन मेक इट बिहेव लाइक ए R सर्किट। ना तुम C हो ना तुम L हो, तुम C हो तो भी मेरे लिए परेशानी है, तुम L हो तो भी मेरे लिए परेशानी है, तुम अगर R हो तो तुम गुड बॉय हो, और हम चाहते हैं कि तुम R बनो। और रोजमर्रा की जिंदगी में तुम C कभी नहीं रहोगे। इफ यू आर मोर कैपेसिटिव तो खोल देंगे थोड़ा सा कैपेसिटर, ले आएंगे पीछे, बट यू विल बी ऑलवेज नीचे रहोगे, तो तुम्हें कैपेसिटर ऐड करके ऊपर उठाना पड़ता है ऐसे। दिस इज द स्टोरी ऑफ AC सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर लास्ट पार्ट आएगा इसका, फिर हम पावर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हाउ व्हाई दिस कॉस डेल्टा के बारे में, और फिर एक थ्योरी क्लास होगा, ऑल्टरनेटर एंड ट्रांसफॉर्मर चैप्टर फिनिश्ड। सो आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑल ऑन न्यूमेरिकल्स। इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ट्रायंगल को, ठीक है? Yes. रखें फिर, Yes, sir. राइटो।